हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। जैसा कि मैंने आप सबके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी एमसीक्यू सीरीज़ के साथ आने वाली हूँ आप सबके सामने, तो मैं आ चुकी हूँ एमसीक्यू सीरीज़ के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आगे के प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में आ सकते हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कौन कौन से जुडिशरी जो है लाइंड अप है अभी के लिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में उसकी लिंक पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी इसकी लिंक, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। और हाँ, रेगुलरली ये सेशन आपके लिए आते रहेगा, तो आपको क्या करना है, आपको अपने कंसेप्ट रिवाइज करते रहने हैं और आपको ये सीरीज़ में देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कितने क्वेश्चन के आप करेक्ट आंसर दे रहे हो। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है हर क्वेश्चन के आंसर बिफोर सीइंग द एक्चुअल आंसर। इससे पहले कि मैं आपको आंसर्स बताऊं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, पॉज करके वीडियोस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अब देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 से। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेक्शन 129 ऑफ एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 इट स्टेट्स दैट no one shall be compelled to disclose to the court any confidential communication which has taken place between। तो इसके ऑप्शंस क्या दिए हैं। फर्स्ट इज टीचर एंड स्टूडेंट, सेकेंड इज कंपनी एंड इट्स क्लाइंट, थर्ड इज लीगल प्रोफेशनल एडवाइजर एंड हिज क्लाइंट, एंड फोर्थ इज लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। अब आप बताइए मुझे इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। तो आपने अब तक कर दिया होगा कमेंट, तो चलिए मैं आपको सही जवाब बता देती हूँ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लीगल प्रोफेशनल एडवाइजर एंड हिज क्लाइंट। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 129 हमें बोल क्या रहा है। इससे हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होगा। सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने से नहीं होता, उसके पीछे के बैकग्राउंड में जाके जहाँ से क्वेश्चन आया है वो अगर समझ लो तो आपको वहाँ के वहाँ याद हो जाएगा। अब सेक्शन 129 जो है ना हमारा इंडियन एविडेंस का, ये अब क्या बात करता है, ये बात करता है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन बिटवीन विथ लीगल एडवाइज़र। यानी कि जो क्लाइंट अपने लीगल एडवाइज़र से एडवाइस लेता है, कम्युनिकेट करता है, अपनी बातें बताता है ताकि वो उसको सही एडवाइस कर सके, तो ये सारी कम्युनिकेशन जो है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहलाती है अंडर सेक्शन 129। और जो लॉयर है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इसकी लीगल एडवाइज़र जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। अब इसकी जो है कुछ एक्सेप्शन भी है। जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हमें ये बताता है कि कर सकता है लीगल एडवाइज़र जो है ना वो डिस्क्लोज कर सकता है कम्युनिकेशन। कब कर सकता है, अगर आपने जिस चीज़ के लिए उसको एम्प्लॉय किया, जिस चीज़ के लिए उसकी प्रोफेशनल एडवाइस मांगी है वो आगे होने वाला है, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी अभी तक कमिट हुआ नहीं है, वो आगे होने वाला है, तो ये लीगल एडवाइज़र की ड्यूटी और लॉयर की ड्यूटी बन जाती है कि ये डिस्क्लोज करे। ऐसे कम्युनिकेशन प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आते हैं। तो याद रखिएगा सेक्शन नंबर 129, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हमारा एविडेंस एक्ट से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये हमें बोल रहा है कि अंडर सेक्शन 114 ऑफ एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इट things likely to have happened regards being had the common course of dash। तो सेक्शन 114 के अंदर कोर्ट प्रेज्यूम करता है सर्टेन फैक्ट का एग्जिस्टेंस, ठीक है, विच इट लाइकली टू हैव हैपन, और वो किसके कॉमन कॉज के रिगार्ड में होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन हमारे दिए गए हैं नेचुरल इवेंट्स, ह्यूमन कंडक्ट, पब्लिक प्राइवेट बिजनेस एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो जल्दी जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ। तो चलिए आपने मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन डी, यानी कि इसमें ये तीनों इंक्लूडेड होंगे जो ऊपर मेंशन्ड है, दैट इज नेचुरल इवेंट, ह्यूमन कंडक्ट एंड पब्लिक प्राइवेट बिजनेस। अब हम ये भी देख लेते हैं साथ ही कि हमारा 114 सेक्शन ये हमें क्या बता रहा है। ये हमें बताता है कोर्ट जो है ना वो प्रिज्यूम कर सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट के बारे में। तो कौन से फैक्ट में प्रिजम्पशन रेज करेगा कोर्ट, तो
छोटा सा सेक्शन है, हम जल्दी से रीड कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो द कोर्ट में प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट which it likely to have happened regard being had the common course of natural event, human conduct and public and private business in their relation to the fact of particular case। अब आप ये क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम सेक्शन नंबर 114 में बेसिकली क्या देखते हैं, बेसिकली हम उसका क्लॉज, ये इलस्ट्रेशन जो मेंशन है उसके हम इलस्ट्रेशन नंबर बी को देते हैं, जिसमें अकम्पलिस के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है एन अकम्पलिस इज अनवर्दी और क्रेडिट अनलेस ही इज कोराबरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। जनरली हम सेक्शन नंबर 114 में इसी पे ध्यान देते हैं क्योंकि 133 एंड 114 पे कॉन्ट्राडिक्शन आता, तो हम बस उस पार्ट पे ध्यान देते हैं और जो मेजर पार्ट है इसका जो लैंग्वेज है इस सेक्शन का उसको इग्नोर करते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए हमें मैक्सिमम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। अच्छा, मैं प्रिज्यूम करके चल रही हूँ कि आप सबने बेयर एक्ट अपने पास ओपन करके रखा होगा, तो जो भी मैं सेक्शन रेफर कर रही हूँ, इलस्ट्रेशन रेफर कर रही हूँ, तो आप वहाँ से देख रहे हों। अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो पॉज करें वीडियो और जाके बुक ओपन करें एंड देन स्टार्ट करें वीडियोस, बिकॉज आपको मैक्सिमम बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप बेयर एक्ट के साथ देखेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आ गया लिमिटेशन एक्ट के क्वेश्चन। अब लिमिटेशन एक्ट एक माइनर एक्ट है, बट ये बहुत सारे स्टेट में पूछा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, एमपी में पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में पूछा जाता है, हरियाणा में पूछा जाता है, राजस्थान में पूछा जाता है, और भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे लिमिटेशन एक्ट पूछा जाता है। इसलिए मैं ये भी कवर कर रही हूँ। माइनर एक्ट को बिल्कुल भी लाइट नहीं लीजिएगा, क्योंकि मेजर एक्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ दिए जाते हैं कि एग्जाम में कितनी भी अच्छी तैयारी करो आप कुछ ना कुछ गलत करके आओगे। लेकिन माइनर एक्ट ऐसे होते हैं जो आपको नंबर दे के जाते हैं, इसलिए माइनर एक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सेक्शन नंबर 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाइज टू, तो ये किस पे अप्लाई होता है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए सूट, बी अपील एंड एप्लीकेशन, सी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, मैक्सिमम जब सेक्शन 5 से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें पूछा जाता है कि सेक्शन 5 किस पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पॉजिटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव है। तो इसमें बोल रहा है अप्लाई किस पे होता है, ठीक है। तो पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, ठीक है। तो चलिए मैं बता देती हूँ। तो इसका राइट आंसर है अपील एंड एप्लीकेशन। अपील और एप्लीकेशन पे जो है ना ये अप्लाई होता है, ये सूट पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये किसी भी सूट पे अप्लाई नहीं होता है। किस लिए नहीं होता है? क्योंकि सूट में ऑलरेडी जो पीरियड होता है ना फाइल करने का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मली 12 ईयर्स होते हैं। तो इसीलिए इसमें कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जो सेक्शन नंबर 5 में दिया गया है ना उसकी बेनिफिट नहीं मिलती है। अब मैं आपको एक सेक्शन भी एक बार इसकी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए सेक्शन नंबर 5 हमें क्या बता रहा है, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ इन सर्टेन केसेस। तो कहाँ अप्लाई हो रहा है? एनी अपील और अप्लीकेशन, अपील और अप्लीकेशन पे हो रहा है। अदर देन, देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन है, किस पे नहीं हो रहा है, अदर देन अप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन अंडर 21 ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी। ऑर्डर 21 क्या कहता है? एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे यहाँ एक्सप्रेसली इसको दिखा दिया गया है कि उस पर अप्लाई नहीं होगा सेक्शन नंबर 5, ठीक है। तो और बोल रहा है मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब टाइम, यानी कि अपील और एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब टाइम के भी बाद हो सकता है फाइल, अगर आपने सफिशिएंट कॉज दिखा दिया कि आपका डिले क्यों हुआ अपील फाइल करने में या एप्लीकेशन फाइल करने में, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कहीं पे भी सूट मेंशन नहीं किया गया है। तो जो सूट है, सूट्स जो होते हैं ना वो इम्प्लाइडली बार्ड है यहाँ पे, और जो एप्लीकेशन अंडर 20 ऑर्डर 21 में है वो एक्सप्रेसली बार्ड है। तो यानी कि इन दोनों पर अप्लाई नहीं होगा। किस पे अप्लाई होगा? सेक्शन 5 अपील एंड एप्लीकेशन पे। अब आप नहीं भूलेंगे इस चीज़ को, क्योंकि मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दिया, और आपको पढ़ाई जब करनी है ना तो ऐसे ही करनी है। भले आज के सेशन में मैं कम क्वेश्चन डिस्कस करूँगी आपके साथ, लेकिन जितने करूँगी उसके सारे कंसेप्ट जो है ना आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डकैती इज कमिटेड। अब ये जो है हमारा आईपीसी से क्वेश्चन दे रखा है कि डकैती कब कमिट होता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप लोगों में से मैक्सिमम लोग इसका सही जवाब देंगे। तो चलिए देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं।
A है when 2 or more person commits or attempt to commit robbery. B when 5 or more person commits or attempt to commit robbery. C when robbery is committed with firearms and lethal weapons. And D when 7 or more person are engaged in extortion with arms. तो कब डकैती कमिट होगा? ठीक है, तो पॉज करिए एंड कमेंट सेक्शन में राइट आंसर लिखिए। ठीक है, तो चलिए मैं बता देती हूँ, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन कमिट करते हैं ना रॉबरी, तो ये डकैती हो जाता है। यानी कि डकैती के लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है आपके पास? 5 और मोर पर्सन। तो जब रॉबरी कमिट करते करते 5 या 5 से ज़्यादा लोग कमिट कर देंगे रॉबरी, तो ये रॉबरी जो है डकैती में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब डकैती की जो डेफिनेशन दे रखी है वो हमारी दे रखी है सेक्शन नंबर 391 ऑफ आईपीसी के अंदर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड है रॉबरी, उसकी डेफिनेशन कहाँ है? वो है 390 के अंदर। रॉबरी 2 तरह कमिट होता है, थेफ्ट से भी हो सकता है और एक्सटॉर्शन से भी हो सकता है। ठीक है, अब पनिशमेंट जो है रॉबरी की वो हमारे दे रखी है सेक्शन नंबर 392 में। ठीक है, और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी भी यहाँ स्पेशली दे रखा है सेक्शन नंबर 393 में, और जिसकी पनिशमेंट जो है ना हमारी वो 7 ईयर्स है। और एक और चीज़ है जिससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो है हमारा सेक्शन नंबर 399। सेक्शन नंबर 399 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बता रहा है ना, सिर्फ आप प्रिपरेशन करते हो ना डकैती कमिट करने के लिए तो वो भी पनिशेबल है, और सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए आपको 10 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है सेक्शन नंबर 399 में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि प्रिपरेशन जो होती है ना वो जनरली जो है वो पनिशेबल नहीं होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि डकैती हो गया, जैसे कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट हो गया। इन सब चीज़ों में जो है प्रिपरेशन भी इटसेल्फ पनिशेबल होता है, और कम सज़ा नहीं है, 10 ईयर्स। ध्यान रखिएगा, सेक्शन नंबर 399 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंस रिया इज। मेंस रिया क्या होता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जवाब आप सही दोगे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, गलत दिया तो पिटाई होगी आपकी। ठीक है, तो मेंस रिया क्या होता है? फर्स्ट इज गिल्टी माइंड, बी इज प्रूव्ड फैक्ट, C is intention of the lawmaker and D is measuring mind। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो भी है आप पॉज करके जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गिल्टी माइंड जो होता है ना वो मेंस रिया होता है। ठीक है, अब ये देखिए कि एक्टस रिया क्या होता है। एक्टस रिया जो यहाँ मेंस रिया है, वैसे ही सिमिलर वर्ड है एक्टस रिया, इसका मतलब होता है हमारा एक्ट। और जब ये मेंस रिया के साथ मिल जाता है, यानी कि गिल्टी माइंड के साथ मिल जाता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है क्राइम। ठीक है, ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? क्राइम। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हमारी ज़रा सी, तो इग्नोर करिएगा इसको, क्राइम। ठीक है, तो एक्टस रिया प्लस मेंस रिया क्या होता है? क्राइम। और राइटिंग तो बिल्कुल ही इग्नोर कीजिएगा क्योंकि थोड़ी गंदी हो रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है सीपीसी से। तो ये बताता है सेक्शन 89 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर प्रोवाइड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय रेफरिंग टू द मैटर। ऑप्शन 1 इज आर्बिट्रेशन, ऑप्शन 2 इज फास्ट ट्रैक कोर्ट, ऑप्शन सी इज एडवोकेट जनरल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो जल्दी से पॉज करिए और राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है ना हमारे पास वो है आर्बिट्रेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमें बता क्या रहा है, सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी के बारे में बात कर रहा है, जो कि बोल रहा है कि ये प्रोवाइड करता है फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, और वो किस प्रकार से किस प्रोसेस से आपका सेटलमेंट कराता है। तो जब हम सेक्शन नंबर 89 में जाते हैं ना सीपीसी में, वो हमें बताता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। तो यहाँ जो है 4 प्रोसेस मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट इज आर्बिट्रेशन, देन सेकेंड जो यहाँ पे मेंशन है वो कंसीलिएशन है। ठीक है, कंसीलिएशन है। देन सी जो मेंशन है ये जुडिशियल सेटलमेंट के बारे में बात कर रहा है, और डी जो मेंशन किया है वो मेडिएशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, मेडिएशन के बारे में बात कर रहा है। तो 4 तरह से जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बताया गया है सेक्शन नंबर 89 के अंदर। ठीक है, यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ नेगोशिएशन ऑप्शन में नहीं है, यानी कि नेगोशिएशन अगर ऑप्शन में दे रखा होगा तो वो एक गलत ऑप्शन हो जाएगा,
क्योंकि सेक्शन नंबर 89 में नेगोशिएशन जो है वो नहीं दे रखा है, उससे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, तो नेगोशिएशन जो है ऑप्शन नहीं होगा। तो आपके आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट और मीडिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट और मीडिएशन, ये 4 चीज़ें हैं, तो राइट होगी। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या देखा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट तो कहीं मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। और जो हमारा ऑप्शन नंबर सी था, एडवोकेट जनरल, तो ये सब भी कहीं मेंशन किया हुआ नहीं है 89 में, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये बता रहा है, नो सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर शैल बी इंस्टीट्यूटेड until expiration of dash period next after the notice in writing has been delivered। यानी कि यहाँ जो क्वेश्चन है ये सीपीसी से दे रखा है और यहाँ बोला जा रहा है कि कोई भी सूट जो है ना गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट नहीं लाई जा सकती है, इंस्टीट्यूट नहीं की जा सकती है जब तक कितने टाइम का नोटिस जो है राइटिंग में दिया ना गया हो गवर्नमेंट को। यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करने से पहले गवर्नमेंट को नोटिस दी जाती है, तो वो कितने पीरियड की होती है, तो ये होती है हमारी ऑप्शन नंबर, चलिए पहले पॉज करके आप करेक्ट आंसर मेंशन कीजिए कमेंट में, फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, तो अभी तक आपने दे दिया होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि 2 महीने की नोटिस देनी कंपलसरी है। और ये किस सेक्शन में दे रखा है, ये सेक्शन नंबर 80 में दे रखा है। ठीक है, तो 80 में दे रखा है। और ये भी मेंशन है एक और चीज़ जो लोग मिस करते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि अर्जेंट केसेस में, जहाँ अर्जेंट केसेस है ना वहाँ वेव किया जा सकता है, ये 2 मंथ की जो नोटिस होती है ना इसको वेव करा जा सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो अर्जेंट वाली चीज़ है ना ये 80 के क्लॉज 2 में दे रखा है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आजकल जितना कंपटीशन बढ़ गया है ये लोग अब सब क्लॉज से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये अर्जेंट वाला केस 80 सब क्लॉज 2 में दिया गया है, 2 मंथ की नोटिस 80 में दे रखी है। और जो 80 में हमें जानने वाली चीज़ ये है, सबसे पहले तो राइटिंग में होनी चाहिए नोटिस, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दी जाती है ना, जो रेलवे नहीं है तो सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट को दी जाती है, एड्रेस किसको किया जाता है, गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को। और जहाँ रेलवे के केस है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो वहाँ जनरल मैनेजर को एड्रेस किया जाता है, जहाँ स्टेट का केस है वहाँ चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, सॉरी नॉट चीफ सेक्रेटरी बल्कि सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट या कलेक्टर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, इन लोगों को दिया जाता है स्टेट में। ये जो मैंने चीफ सेक्रेटरी की बात की ये जम्मू एंड कश्मीर के केस में होता था, बट अब जब आर्टिकल 370 हट गया है तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। आप बस 3 चीज़ें याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में सेक्रेटरी को, रेलवे के केस में जनरल मैनेजर को, स्टेट के केस में सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट के केस में कलेक्टर को, इन लोगों को दिया जाता है। क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है क्योंकि एक नंबर डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये आ गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी इन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मीन्स, तो इसका मतलब क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी जो है आप लोगों ने सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है? ए, नो वन कैन बी ट्राइड एंड पनिश मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। बी, वन कैन बी ट्राइड सेवरल टाइम फॉर द सेम ऑफेंस। सी, पनिशमेंट वंस अवॉर्डेड कैन नॉट बी इनहेंस्ड इन अपील और रिविजन। डी, वन कैन बी ट्राइड मोर देन वंस बट पनिश्ड ओनली वंस। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नो वन कैन बी ट्राइड एंड पनिश मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। एक पर्सन को एक ऑफेंस के लिए एक ही सजा होगी, एक से ज़्यादा बार एक ऑफेंस के लिए सजा नहीं मिलेगी। और अगर सजा दिया गया है तो ये क्या है? ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। ठीक है, चलिए अब इसके साथ और कुछ देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 20 क्लॉज 1 जो है ये हमें क्या बताता है? ये हमें एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में बताता है। अब ये क्या होता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ऐसा होता है कि कोई भी लॉ जो इन्फोर्स होता है ना उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। क्रिमिनल लॉ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। क्रिमिनल लॉ, जब कोई ऑफेंस है, किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया तो जिस दिन वो ऑफेंस कमिट कर रहा है उस दिन पे उस ऑफेंस के लिए जो भी सज़ा मेंशन की गई है कोर्ट में वही उसको दिया जाएगा, उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जा सकती है।
अगर ऐसा हुआ कि पनिशमेंट देते वक्त उसकी सज़ा, उस एक्ट की सज़ा, उस ऑफेंस की सज़ा बढ़ा दी गई हो तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उस पर्सन ने जिस दिन ऑफेंस कमिट किया है उस दिन जो उस चीज़ की पनिशमेंट थी उसको उसी हिसाब से उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो है ना प्रोविज़न या क्यूज़ के फेवर में लिया जा सकता है। यानी कि अगर जिस दिन ऑफेंस उसने कमिट किया था उस दिन किसी ऑफेंस की सज़ा 3 साल थी, बाद में जिस दिन उसको पनिशमेंट मिल रही थी 1 साल ऑलरेडी बीत गया था, उस टाइम उसको अमेंड करके उस एक्ट के प्रोविज़न के लिए उसको सज़ा जो है 1 साल कर दी गई थी घटा के, तो उसको जो है 1 साल की सज़ा मिलेगी क्योंकि ये एक्यूज़ के बेनिफिट में उसको कम सज़ा मिल रही है। तो इसमें रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लगेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर हो रहा है तो फिर नहीं लगेगा, प्रोस्पेक्टिव रूल चलेगा। ठीक है, अब ये हो गया सेक्शन नंबर 20 क्लॉज 1। सेक्शन 20 क्लॉज 2 हमने अभी देखा, डबल जियोपार्डी। ठीक है, अब सेक्शन 20 क्लॉज 3 क्या होता है? तो सेक्शन 20 क्लॉज 3 हमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बताता है, यानी कि हम सेल्फ इंक्रिमिनेशन से बच सकते हैं, यानी कि किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वो अपने अगेंस्ट एविडेंस दे, अपने अगेंस्ट गवाह दे। ठीक है, ये किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी सेक्शन नंबर 20 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल। ठीक है, आज के सेशन में मैं 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगी क्योंकि ये एक डेमो सेशन था। मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि ये सेशन आपको कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जल्दी जो से ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूँगी, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे मैं जैसे ही आता है ना कोई भी पोस्ट तो मैं उस पर डाल देती हूँ, वीडियोज़ आती ही मैं उस पर डालती हूँ, क्योंकि कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियोज़ आए हैं कि नहीं, तो मैं उस पर डाल देती हूँ लिंक, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और उस पर बाकी अपडेट्स भी मैं डालती रहती हूँ कि क्या मैं लेकर आने वाली हूँ, क्या चलने वाला है, सारे अपडेट्स उस पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो केस लॉ बेस्ड है। ये बता रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अमेंडेड बाय एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड नहीं किया जा सकता है, और ये किस केस में हेल्ड हुआ था? तो जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो एक लैंडमार्क केस है जिसको हम 42nd अमेंडमेंट में आया था, इसके बाद इस 42nd अमेंडमेंट आया था, और इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें ही हेल्ड हुआ था कि बेसिक स्ट्रक्चर को जो है अमेंड नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे उस वक्त जो थे पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में कॉन्फ्लिक्ट चलता था, जुडिशरी और ये लेजिस्लेचर जो है एक दूसरे की बात काटते रहते थे, तो बहुत सारे अमेंडमेंट आए थे। फाइनली केशव नंदा भारती केस में ये डिसाइड हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसको लेजिस्लेचर हाथ भी नहीं लगा सकती है। ठीक है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। ये हो गया केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। ठीक है, तो बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 42nd अमेंडमेंट एक सिंगल अमेंडमेंट है जिससे प्रीएम्बल में अमेंडमेंट की गई है। सिर्फ एक बार ही प्रीएम्बल में चेंज किया गया है आज तक, और वो था 42nd अमेंडमेंट। और उस अमेंडमेंट से कौन सा वर्ड जो है ऐड किया गया था प्रीएम्बल में? तो जल्दी से बताइए पॉज करके। ठीक है, चलिए पहले मैं ऑप्शन बता देती हूँ। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सोशलिटी एंड सेक्युलर, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब देखिए ऑप्शंस ऐसे दे रखे हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है, जिस बच्चे को आता भी हो वो भी कन्फ्यूज़ हो सकता है, इसलिए आपको श्योर होना पड़ेगा आपके आंसर को लेके। ठीक है, तो अब तक आपने आंसर दे दिया होगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड। ठीक है, ये तीनों वर्ड ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट से, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा और कौन दो वर्ड्स है? तो वो वर्ड है सोवरिन,
सोवरिन और रिपब्लिक। कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि 5 वर्ड कैसे लिखे हैं, उनका सिंक्रोनाइजेशन कैसा है। सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये सिंक्रोनाइजेशन है, ऐसे चलता है। सबसे पहले सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड देन लास्ट वर्ड इज रिपब्लिक। ये हमारे एमपी के क्वेश्चन में भी आया था, तो ये ध्यान रखिएगा, आप मिस्टेक नहीं कर सकते आपसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन में, क्योंकि एक एक मार्क्स क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। हमने भले ही 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हों, लेकिन ये जो 10 क्वेश्चंस थे उसके अंदर हमने बहुत सारे फैक्ट सीखे हैं, बहुत सारे फैक्ट जाने हैं। तो ये बस 10 क्वेश्चन नहीं थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन तो ज़रूर थे। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो पढ़ते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए मेरे साथ, तो आपका कंसेप्ट अच्छा होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या चाहते हैं, मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं या ना करूं। तो और अगर आप चाहते हैं मैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करूं तो वो भी मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर, वहाँ पे भी आपके कमेंट्स ओपन हैं, आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सो दिस इज़ ऑल, दिस इज़ एडवोकेट ट्विंकल जहाज साइनिंग टू दिस सेशन। थैंक यू।